दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है कि 17 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें जितने भी ग्रुप डी के 99 सेट्स हुए हैं उन सारे सेट्स के जीके, साइंस और करेंट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज का जो सेट है वो सेट नंबर 3 है। इसके पहले के 2 सेट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे ये टाइमिंग लिखा हुआ है और ये शिफ्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। कह रहा है किस पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है। अब आप बोलिएगा ये पहले ही से मैं कर रखा हूं, ताकि इससे फायदा ये होगा कि मतलब टाइम कम लगेगा वीडियो बनाने में। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करते है, यही हमारा सवाल है। कलर थोड़ा बदल दूं। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को पहले समझते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो बताता है कि पदार्थ विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। यह केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि पदार्थ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो प्रतिरोधकता इनमें से किस पे निर्भर नहीं करेगा? इस पे नहीं करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई और प्रतिरोध। तो तापमान हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस लंबाई पे और क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की। तो ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है किलोवाट घंटा, KWH। अगला सवाल है हमारा गार्ड सेल जिसको बोलते हैं आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो गार्ड सेल के बारे में हम पता कर लेते हैं, देखते हैं पहले। ये पत्तियों के निचली सतह पर पाया जाता है। यह स्टोमेटा के चारों ओर पाया जाता है। जब गॉड सेल में पानी भर जाता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब पानी कम हो जाता है गॉड सेल में तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इसका काम क्या है? CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, अर्थात गैसों का आदान प्रदान करने में ये सहायता करता है गार्ड सेल। और दूसरा काम है ट्रांसपीरेशन, अर्थात वाष्पोत्सर्जन। तो 2 काम है, समझ लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधि के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? अर्थात भारत की जो जनता है अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनती है, तो ये सरकार के संसदीय स्वरूप के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये एक MCQ क्वेश्चन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है साइंस का। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में, तो आपको रियर व्यू में पता है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर दी हुई है। फोकस दूरी अर्थात F। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? U से। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अर्थात प्रतिबिंब बोले तो V। अब देखिए, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो F बराबर +2 मीटर ले लिए। और उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, और बाईं तरफ में जो साइन होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए उत्तल दर्पण में U का वैल्यू निगेटिव में हमेशा होता है, तो -3 मीटर ले लिए। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो उसको भी बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U। तो 1/F के जगह पे 1/2 और 1/V को तो निकालना है, लिख दिए, और +1/2 कर दिए। अब ये प्लस में है लेकिन यहाँ पे माइनस में है ये, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर जाके फिर भी ये प्लस ही हो जाएगा। तो ये 1/2 + 1/3 को जोड़ देंगे, और जोड़ने पे आएगा 5/6 अर्थात 1/2 मीटर।
और जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या है, मतलब दर्पण के दाहिनी तरफ यानी आभासी बनता है। उस केस में जो भी का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, तो दर्पण के पीछे बनेगा अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगले सवाल पे, कोई समस्या होगी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन की दिशा क्या होती है, दक्षिण की ओर। जिनको थोड़ा स्लो लग रहा है वो स्पीड ज्यादा करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए। ये करेंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कैसा करेंट पूछता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है। ये 73वें संविधान 1992। देखिए पंचायती राज से क्वेश्चन इसके पहले वाले शिफ्ट में भी था और इस शिफ्ट में भी था, यानी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, तो है बंगाली भाषा। Which day of the calendar year acknowledged as the rare disease day अर्थात दुर्लभ बीमारी दिवस, तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। रेयर डिजीज डे 28 फरवरी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा था पहले शिफ्ट में, अब यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का गुण पूछ रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का गुण हम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा इसका क्या है, गुण नहीं है, तो ये पेयजल के कीटाणुओं को मुक्त करने में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग होता है, बिल्कुल सही। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है, ये भी सही है। और केक बेकिंग में इसका निर्माण नहीं होता, ये गलत है। बाकी तीन सही है। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे, तो गद्दर पार्टी। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 यूएसए सैन फ्रांसिस्को। Soil degradation is one of the major environmental problems. Soil degradation अर्थात मृदा कटा being faced these days. A wide range of techniques to conserve soil are mentioned below. Select the incorrect option अर्थात जो सॉइल डिग्रेडेशन अर्थात मृदा अपरदन हो रहा है उसको रोकने का बहुत उपाय है, इसमें से कौन सा उपाय उस नहीं है, तो क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्रण सॉइल डिग्रेडेशन को कम करता है। टेरिस फार्मिंग भी सॉइल डिग्रेडेशन को कम करता है। लेकिन ओवर ग्रेजिंग अर्थात जब गाय भैंस या पशु घास को चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। प्लांटिंग ट्री ये भी सही है, ये गलत है। इससे सॉइल डिग्रेडेशन कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा बढ़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब चारवाही। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के पैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है, कॉपर टी का उपयोग। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम किन तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। अब देखिए अष्टक नियम क्या कहता है कि हर एक 8 जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो 8वां तत्व होगा उसका गुण समान होगा। अब देखिए लिथियम 3 होता है, सोडियम 11 होता है, इन दोनों के बीच का गैप 8 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए सोडियम 11 और 12 इनका गैप 1 है, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है, इनका गैप 8 है, ये हो सकता है, तो ये हमारा सही होगा। निम्न नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं सुधार कर लूंगा। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा घोंघा, बाकी सब में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या है, तो उप शब्द का अर्थ होता है निकट अर्थात समीप बैठना। उप Which of the following is a not or direct tax in India? डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट है और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष कर। एक्साइज टैक्स ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक्साइज अप्रत्यक्ष कर है।
आम और वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? तो आम और वर्षा आम के सीजन में होगी, यानी ग्रीष्म ऋतु में। भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? 26 जनवरी को ये उत्सव मनाया जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात SAIL की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये गलत है। एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होके बल्कि ग्लूकोज का विघटन होता है। तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण है? अब देखिए, आध्यात्मिक गुण का प्रॉपर्टी क्या होता है? जब ग्रुप ऐसे रहता है ना, ऊपर से नीचे, तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा तो आध्यात्मिक गुण क्या होता है? घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। अब देखिए, अगर ग्रुप 16 की बात करें तो पहला ही तत्व आता है ऑक्सीजन, दूसरा तत्व सल्फर और तीसरा तत्व होता है सोलेनियम। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ऊपर होगा उसका आध्यात्मिक गुण सबसे ज्यादा होगा, यानी आध्यात्मिक गुण ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा। इनमें से किस पैरा शूटिंग में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल करेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? अच्छा, आकार को बदल सकती है, WBC आकार बदल सकती है अपना, ध्यान रखना है इसको। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, डैश कहलाती है, इसको बोलते हैं विफल लागत, संक कॉस्ट, संक कॉस्ट। यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप मिलता है। अमोनिया में क्या मिलाएंगे कि एक सफेद अवक्षेप मिलेगा? ऑप्शन से हमको बताना है। तो ये हो गया हमारा अमोनिया, और अमोनिया में हम मिलाते हैं जब एल्युमिनियम क्लोराइड, तब हमें मिलता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट माने व्हाइट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और अमोनिया आयंस की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? किसका दिशा का निर्धारण करना है? प्रेरित धारा की दिशा का। अब देखिए, फ्लेमिंग के दो नियम है, एक तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के लिए यूज होता है और इससे करंट का डायरेक्शन पता किया जाता है, और हमसे करंट की डायरेक्शन का ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हमको फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम हो जाएगा। और बात करें बाएं हाथ के नियम का, तो मोटर के लिए यूज होता है और इससे फोर्स का डायरेक्शन पता किया जाता है, एक में फोर्स का डायरेक्शन और एक में करंट। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, अब देखिए, संतुलित चेक करने के लिए इधर के तत्व और उधर के तत्व की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन है उसी को चेक कर लेते हैं। बेरिलियम इधर भी 3 है और इधर भी बेरिलियम की संख्या कितनी है? 3 है। सल्फर इधर भी 3 है और इधर भी सल्फर कहाँ है? सल्फर का होल थ्रस्ट यानी सल्फर यहाँ भी 3 है। एल्युमिनियम यहाँ 2 है और एल्युमिनियम Al2 यहाँ भी 2 है। क्लोरीन यहाँ भी 3 है तो क्लोरीन यहाँ भी 3 है और क्लोरीन यहाँ भी 3 है। तो हमारा ये बैलेंस है और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये ऐसा बनाती है, ये मैग्नेट है अगर, और इधर ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है। ऐसे ही इनका फिगर रहता है। अब ऑप्शन से देखते हैं कौन सा सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, बिल्कुल समानांतर है, कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगी ये।
बीच में कहीं नहीं मिलती है। चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रिक वृत्त होती है। हाँ, इन जो सारे वृत्त बन रहे हैं ऐसे ऐसे, उन सबका केंद्र एक ही है, तो ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, कभी नहीं करेगी। नॉर्थ से निकलती है सीधा साउथ में चली जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पोल में चली जाती है। तो ये दोनों सही है और ये गलत है, 1 और 2 सही है। करेंट का क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा इसको। अब देखिए यह पूछ रहे ए बी के जगह पे क्या आएगा। तो ए देखिए एजी बीआर प्रोडक्ट के रूप में बना है और NaNO3, तो एजी होगा NO3 के साथ और बीआर होगा पोटेशियम के साथ। तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, AgNO3 और KBr, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मतलब रिएक्शन के बाद भी जो द्रव्यमान होता है ऑब्जेक्टिव वो नहीं बदलता है, तो इसीलिए इसको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? कलर, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धातुओं का अभिक्रियाशीलता सीरीज यहाँ हम लिख रखे हैं, आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सोडियम भले पोटेशियम, फिर सोडियम, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है। पहले पोटेशियम आएगा, ये ध्यान रखना है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर पारा मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ये है धातुओं की अभिक्रियाशीलता सीरीज। तो सबसे पहले पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद सब में जिंक ही दे रहा है, तो देखिए जिंक है तो चलो ये जिंक ठीक ही होगा। जिंक के बाद कॉपर है और इसमें पारा है, तो जिंक के बाद देखिए, जिंक के बाद आयरन, लेड, कॉपर, कॉपर मिल गया, तो ये कॉपर मिल गया आपको, और इसमें भी कॉपर है। उसके बाद पारा, उसके बाद कॉपर के बाद पारा है, ये भी सही है, तो ये मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है एक सेट। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी कुछ सुधार चाहते हैं या अगर आप मैथ्स के सॉल्यूशन को भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी शुरू कर दूंगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।